नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को होने वाली मतदान के लिए मतदान दलों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। मानस भवन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को चुनाव प्रक्रिया की दी गई जानकारी। और नए शिक्षण सत्र का 1 अप्रैल से हुआ आगाज। स्कूलों में छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानस भवन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। मानस भवन में माइक्रो ऑब्जर्वरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के तहत आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान की गई, जिसमें उन्हें ईवीएम मशीनों के संचालन सहित मतदान दलों के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है जो 1:30 बजे तक चलेगा और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरा पाली में प्रशिक्षण होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर हमारे ऑब्जर्वर के प्रतिनिधि होते हैं और वो पूरी चुनाव प्रक्रिया में नज़र रखते हैं और जहाँ भी ये क्रिटिकल केंद्र होते हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये सारी जो वहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं या चुनाव किस तरह से संपन्न हो रहा है उस बारे में नज़र रखते हैं। तो आज उनको पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि मतदान दल के क्या दायित्व होते हैं, उनके P1, P2, P3 पीठासीन क्या क्या दायित्व करते हैं, मशीनों का संचालन कैसे होता है और किस तरह से यदि कोई मशीन बदलना होती है, ख़राब होती है तो उसका प्रोटोकॉल क्या रहता है, किस तरह बदली जाती है। तो उन चीज़ों पर पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में 250 करोड़ रुपए जमा हुए। हालांकि लक्ष्य 300 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 12,700 लोगों ने 6 करोड़ 82 लाख रुपए राजस्व जमा किया। नगर निगम में टैक्स जमा करने के अंतिम दिन 31 मार्च को रात 5 बजे तक जमाकर्ताओं का तांता लगा रहा। अंतिम दिन 12,700 करदाताओं ने करीब 6 करोड़ 82 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा किए। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम के खजाने में 250 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में जमा हुए। इस दौरान करदाताओं ने संपत्ति कर, जल शुल्क, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सर्विस चार्ज एवं नामांतरण की राशि जमा की। अभी आज शाम तक हमारे पास 6,000 करदाताओं ने संपत्ति कर 4 करोड़ 25 लाख जमा किया है और पानी में 1,500 लोगों के द्वारा अन्य मद में करीब 70 लाख रुपए अभी जमा हो चुका है। और अभी कई लोगों के हमारे पास चेक रखे हुए हैं क्योंकि भीड़ होने की वजह से रसीद नहीं बन पाई है। तो अभी मेरे को लगता है कि 1 से 2 करोड़ रुपये और अभी जमा होगा। इस तरह से हम अभी 8 करोड़ के आसपास पहुँच पाएंगे। राजस्व उपायुक्त PN सनखेरे ने बताया कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से टैक्स 2 गुना हो जाएगा। सरकारी और निजी स्कूलों में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र का आगाज हो गया है। शिक्षण सत्र के पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर एवं आरती उतारकर शिक्षकों ने स्वागत किया और उन्हें किताबें भी वितरित की गई। 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र का आगाज हो गया है। सरकारी एवं निजी स्कूलों में शिक्षण सत्र के पहले दिन पहुंचे विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और इस परंपरा के साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य आरंभ किया। 1 अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है बच्चों का। तो बच्चों को आज उनका परीक्षा परिणाम बताया जाएगा और उसके बाद कल से उनकी विधिवत कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारा टाइम टेबल बन गया है और बच्चों को पुस्तक भी वितरण किया जाएगा। तो आज हम लोग बच्चों को टीका लगाकर उनका स्वागत करेंगे। तो जो भी बच्चे आए हैं और उनका भी जीवन कौशल से संबंधित एक परीक्षा होगी 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को, तो उनको बिठा के उनकी परीक्षा ली जाएगी। 1 अप्रैल से आरंभ हुए नए शिक्षण सत्र को लेकर छात्रों में भी उत्साह नजर आया। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में लगी सीटी स्कैन मशीन पिछले 15-16 दिनों से बंद है। मरीज और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। जरूरतमंद परिवार महंगी दर पर सीटी स्कैन कराने मजबूर है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की सीटी स्कैन मशीन 15 दिनों से बंद पड़ी है। प्रतिदिन 8 से 10 मरीजों को सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मशीन बंद रहने के कारण मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नए भवन में मशीन शिफ्ट की जाना है, इसलिए मशीन बंद की गई है। चूँकि नई बिल्डिंग बन रही है जहाँ सीटी स्कैन की जगह पर, सीटी स्कैन को शिफ्ट करने का आदेश शासन से आया था
शासन के आदेश के अनुसार इस मशीन को शिफ्ट किया जा रहा है। अब शिफ्ट करने में अमूमन तो 3-4 दिन में हो जाएगी जैसा उन्होंने बताया है, लेकिन अगर उसमें 1-2 दिन और लगते हैं तो और भी दिन लग सकते हैं। जहाँ तक बात है इस समस्या की कि इस ड्यूरेशन में कहाँ CT स्कैन होंगे, तो इस ड्यूरेशन में मेडिकल भेज के CT स्कैन कराया जाए। लगभग सर अगर देखा जाए तो कितनी करीब CT स्कैन होती थी अगर देखा जाए तो? 8 से 10 CT स्कैन होते हैं, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं, तो वही है, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी OPD होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आध इमरजेंसी का होता है 1 या 2, तो उसे हम अपनी गाड़ी से भेज के मेडिकल से करवाते हैं। एक आध हफ्ते इसमें चालू हो जाएगा? एक आध हफ्ते में पुनः चालू हो जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि अधिक जरूरी केसों में मेडिकल कॉलेज भेजकर CT स्कैन कराया जाता है। वहीं मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर निजी सेंटर से CT स्कैन कराना पड़ता है, जो काफी महंगा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव करने की तैयारी विद्युत महकमे द्वारा कर ली गई है और इसका प्रस्ताव भी विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इस बदलाव के बाद बिजली कंपनियां आवासीय कॉलोनियों और सहकारी समितियों को एक कनेक्शन देगी और समितियां घरों में कनेक्शन देंगी और बिल वसूलेंगी। इस नई व्यवस्था को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव के लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग के पास प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर आयोग ने आपत्तियां भी बुलवाई हैं। खास बात यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत विद्युत कंपनियां आवासीय कॉलोनियों सारी समितियों को बिजली की सप्लाई का कार्य देगी और समितियां ही घरों में कनेक्शन देकर मीटर रीडिंग करवाकर बिल वसूलेंगे एवं उसके एवज में कुछ अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। इसको लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर संशोधन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। योजना अच्छी है, चोरी रोकी जा सकती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि पहले समितियों को संगठित करना पड़ेगा, फिर समितियों को सुरक्षा के अधिकार भी देना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बिजली चोरी होती भारी मात्रा में, वहाँ पर लड़ाइयाँ होना स्वाभाविक है। तो सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपने इस प्रावधान को लेकर आने से पहले, हमारा यही निवेदन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकारें होती किस लिए हैं। सरकारें इसीलिए होती हैं, नियम आयोग इसलिए बनते हैं कि जनता के लिए, जनता से और जनता को आप क्या देना चाह रहे हो, किस व्यवस्था का पालन कराना चाह रहे हो, किस व्यवस्था के तहत ये कार्रवाई करना चाह रहे हो। आप ईमानदार उपभोक्ताओं की इज्जत करिए, उनका मान सम्मान करिए, उनको चोर या घोषित रूप से उनको कुंठित करने का प्रयास, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि नियामक आयोग अपने सारे नियमों को भूलकर केवल जेब भरो आयोग का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो बिजली नियामक द्वारा जो भी मीटिंग हो रही है या जो भी भविष्य में वो लोग इस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये अमान्य होगा और इसके लिए आम नागरिकों को अतिरिक्त रूप से बोझ बढ़ेगा और ये हितग्राहियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं समझी जाती। वहीं बिजली की दरों में होने वाली वृद्धि पर भी उपभोक्ताओं ने आपत्ति जताई है। विजयनगर निवासी एक व्यक्ति के नाम पर 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन निकाल कर हड़पने वाले बैंक कर्मचारी और उसके साथी के विरुद्ध आधारताल थाने में मामला दर्ज किया गया और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विजयनगर निवासी रामचंद्र भटीजा के साथ आधारताल स्थित PNB बैंक के कर्मचारी सुमित पांडे और उसके साथी प्रतीक जैन के द्वारा 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार रामचंद्र को व्यवसाय के लिए लोन की आवश्यकता थी और उसी बीच उनका संपर्क सुमित पांडे से हुआ, जिसने उसे बताया कि वो आधारताल स्थित PNB बैंक का कर्मचारी है और उसने रामचंद्र से दस्तावेज लेकर मुद्रा लोन के लिए प्रक्रिया पूरी कर दी। इतना ही नहीं, उसने रामचंद्र के नाम पर निकले 10 लाख के लोन की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। इस बात की जानकारी लगने पर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की थी। एक आवेदक है रामचंद्र भाटिया करके, वो हमारे जन सुनवाई में जो है वो आया था। उससे मिलने के बाद में मुझे समझ में आया कि उसने जो है बैंक से लोन, मतलब उसने अपना पैसा किसी और चीज़ के लिए ले गया था, कागजात लेके लोन के, और बैंक में एक सुमित पांडे करके व्यक्ति था जिसने उसके साथ मिसचीफ करते हुए उसके नाम पर 10 लाख का लोन सैंक्शन करा लिया था, जबकि उसने वो लोन लिया ही नहीं था। और उसको भी कैसे पता चला, जब वो जिस दुकान से सामान खरीदता था उस दुकान वाले के यहाँ जब वो गया तो उसने कहा कि भैया मैंने तो तेरा सामान जो है वो दे दिया है। कोई प्रतीक जैन की शॉप थी जहाँ से उसने सामान हैंडओवर हुआ था। तो इसकी शिकायत जब वो लेकर आया था तो हमने ये शिकायत आधारताल जो अपना थाना है
वहाँ पर जांच के लिए दी थी, जिस पे जांच के उपरांत जो है इसमें कायमी हुई है। इसमें ये स्पष्ट हुआ है कि जो आवेदक है उसके साथ में जो है इन्होंने फॉर्जरी करते हुए एक सुमित पांडे नाम के व्यक्ति ने 10 लाख का मुद्रा लोन जो है निकलाया। ये लोन का जो पूरा पैसा था ये प्रतीक जैन नाम के व्यक्ति के, जो कि दुकानदार है, उसके खाते में गया। ये सुमित पांडे था, ये उस आदमी के पास गया और उसने कहा कि उस व्यक्ति को ये सामानों की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसा मुझे दे दो, और पैसा इसने उससे पूरा ले लिया। तो इसी आधार पर जो है वो फॉर्जरी का केस जो है वो थाना आधारताल में रजिस्टर्ड किया गया है। कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें नाम तो अभी चूंकि विवेचना शुरू हुई है तो स्पष्ट होगा कि और कितने, पर फॉर श्योर 2 लोग तो इसमें स्पष्ट हुए हैं। अभी पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आई भाजपा ने जबलपुर लोकसभा के जिला स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया है। मदन महल थाने के पास बनाए गए कार्यालय का उद्घाटन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत विधि विधान से उद्घाटन हुआ। कार्यालय का मतलब है कार्य का आलय यानी मंदिर, और आज कार्य के इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से विजय का शंखनाद हो गया है। एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आशीष दुबे जी की होने जा रही है। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेयरियों को नगर निगम सीमा से बाहर स्थापित करने के निर्देश काफी पहले जारी हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में डेयरियां संचालित हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में गायों का सड़कों पर डेरा जमा रहता है। ऐसे में न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बीच रोड पर डेरा जमाकर बैठे गौवंशों के ऐसे नजारे शहर की सड़कों पर दिखना आम है। सड़क पर बैठी गायें न केवल दुर्घटना का सबब बन रही हैं, बल्कि यातायात भी बाधित हो रहा है। शहरवासियों का कहना है कि नगर निगम की सीमा के भीतर संचालित डेयरियों को हटाने की प्रक्रिया पूर्व में कर ली गई थी, लेकिन अभी भी कुछ डेयरियां संचालित हो रही हैं और उन्हीं डेयरियों की गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तभी इतनी बड़ी संख्या में गौवंश शहर की सड़कों पर नजर आते हैं। आवारा पशुओं को देख रहे हैं हम इस प्रकार से कि रोडों के ऊपर बैठे रहते हैं, ना ही हाका गैंग जो नगर निगम की रस्म अदायगी करती है। रोज़ निकलते हैं, यहाँ से वहाँ घूमेंगे और उसके बाद पेट्रोल डीजल खर्च करके आ जाएंगे। और कोई भी हमको ऐसा नहीं लगता कि ये आवारा पशुओं को पकड़ करके कांजी हाउस जो नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं, जिला प्रशासन के द्वारा उसका रखरखाव किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसमें इनको ले जा करके आवारा पशुओं को नहीं रखा जाता है, जिससे वे रोड पे बैठ जाते हैं और रात उससे रोड में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं दिखता है, जिससे घटनाएं घट रही हैं। शहरवासियों ने गौवंशों को सड़कों पर छोड़ने वाले पशुपालकों पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।